नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे रायबरेली से, जहां पर एक खबर के बाद से शहर में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि सीएमओ ऑफिस के पास ट्रांसफार्मर में आग लग गई है। अचानक से लगी इस आग से इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिला। और आपको बता दें कि इस दौरान आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग का ना ही कोई कर्मचारी दिखाई दिया और ना ही बिजली विभाग का ही कोई कर्मचारी मौके पर पहुंचा। बताया जा रहा है किसी अनहोनी से बचने के लिए स्थानीय निवासियों ने ही इस घटना की सूचना दोनों विभागों को दी थी, जिस पर आपको बता दें कि विभाग ने तुरंत विद्युत आपूर्ति बाधित कर दी है। भैया, हमारा नाम धर्मेंद्र चौधरी है, कप्तान के निवासी हैं। ये बताइए, इसी तरीके से लाइट कटती रहेगी, इसी से काम होता रहेगा, कैसे काम होगा आप बताइए। नहीं, ये ट्रांसफार्मर जल रहा है। जल रहा तो कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन कोई आ रहा है, यहाँ जल रहा है, आग लग जाएगी, हत्या हो जाएंगी, तो कोई समझेगा उसको। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी गई। साथ ही साथ इस मौके पर उन्होंने पुस्तक का विमोचन भी किया है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन जनता की सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित रहे हैं। यही कारण है कि पहले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत और फिर विधान परिषद चुनाव में जीत, और अभी हाल ही में आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में भी भाजपा की जीत सरकार पर जनविश्वास का प्रतीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम जनता से जो भी वादे कर रहे हैं वो पूरे किए गए, और अब हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इससे ही उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन सकेगा और प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम किया जा रहा है। और आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानव्यापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और अन्य देवी विग्रहों को संरक्षित करने के लिए राखी सिंह समेत 5 महिलाओं की तरफ से दाखिल वाद पर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में ग्रीष्मावकाश के बाद आज से सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत वाद सुनवाई योग्य है नहीं है और है या नहीं, इस पर बहस की जाएगी। ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से सोमवार को ये दलीलें दी जाएंगी। इससे पहले भी मसाजिद कमेटी के अधिवक्ताओं ने दलील दी थी कि विशेष धर्म उपासना स्थल विधेयक 1991 ये लागू होगा और इसमें आजादी के समय धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वही रहेगी। जबकि हिंदू पक्ष की दलील है कि यहां पर विशेष धार्मिक उपासना स्थल कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि यहां आजादी के बाद भी श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। और इस बीच रुक करेंगे महाराष्ट्र का, जहां पर एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर दिया है। इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुकाबले शिंदे सेना ने सत्ता में फाइनल में भी जीत हासिल की। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में वोटिंग के दौरान ईडी के नारे लगाने लगे। इसी पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हाँ, महाराष्ट्र में ईडी की मदद से सरकार बनी है। इसमें ई मतलब एकनाथ शिंदे और डी मतलब देवेंद्र फडणवीस। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने विपक्ष को नसीहत भी दी और कहा कि राजनीति में विरोधियों की आवाज सुनने के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। और इस बीच उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी करने के बाद अब स्क्रूटिनी कराने वाले इच्छुक छात्र और छात्राओं को आवेदन करने का मौका दे दिया है। आपको बता दें, इस दौरान यूपीएमएसपी ने इस संबंध में अपनी वेबसाइट पर एक आधिकारिक नोटिस जारी किया और इससे जुड़े सभी जानकारियां भी साझा कर दी गई हैं। ऐसे में अब जो विद्यार्थी जो यूपी बोर्ड, हाई स्कूल या इंटर के एग्जाम साल 2022 में शामिल हुए थे, उनके पास 12 जुलाई 2022 तक इस प्रक्रिया में शामिल होने का मौका होगा।
इस नोटिस को देखने के लिए स्टूडेंट्स जो वेबसाइट है आधिकारिक तौर पर उस पर जा सकते हैं। और अगर कोई छात्र यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नए सत्र में आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं की बेहतर तैयारी करना चाहता है तो तुरंत सफलता.com पर एनसीईआरटी पैटर्न पर चलाई जा रही सभी विषयों में क्लासेस देखी जा सकती हैं। और इस बीच हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतकों में एक छात्रा भी शामिल है। कई लोग इस दौरान घायल हुए। घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों के साथ मिलकर बचाव अभियान चलाया गया है। जानकारी के अनुसार कुल्लू जिले के सेंज में शेंसर में बस जांगला गांव से करीब 200 मीटर दूर सड़क के नीचे खाई में गिर गई। घायलों में बस चालक और परिचालक के अलावा एक यात्री भी शामिल है। और इस बीच महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच नई सरकार के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है, क्योंकि सोमवार को विधानसभा में शिवसेना के बागी विधायक और नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बहुमत भी साबित कर दिया है। फ्लोर टेस्ट के दौरान उन्हें 164 विधायकों का समर्थन मिला है, तो वहीं विपक्ष की ओर से सिर्फ 99 वोट ही पड़े, जबकि 3 विधायक अनुपस्थित रहे। एक दिन पहले ही नए विधानसभा अध्यक्ष को लेकर हुए मतदान के दौरान विपक्ष के समर्थन में 107 वोट पड़े थे। हालांकि उद्धव गुट इस समर्थन को 24 घंटे भी बरकरार नहीं रख सका। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले शिवसेना के 2 और विधायक टूटकर शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। विधायक संतोष बांगड़ के अलावा एक और विपक्षी विधायक श्याम सुंदर शिंदे ने भी एकनाथ शिंदे सरकार को वोट दिया। तो वहीं शिंदे गुट के लिए खास बात यह रही कि स्पीकर राहुल नार्वेकर के चुनाव में भी शिंदे गुट के साथ 164 विधायक थे। और इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। ये खबर है पश्चिम विहार इलाके की, जहां पर एक पालतू कुत्ते के भौंकने के बाद एक व्यक्ति ने उस कुत्ते और उसके मालिक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया है। इस दौरान बचाने आए परिवार के बाकी सदस्यों पर भी इस सरफिरे पड़ोसी ने जमकर हमला किया। बताया जा रहा है कि इस पूरे हमले में पीड़ित परिवार के 3 लोग घायल हो गए हैं और घायलों को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान आपको ये भी बता दें कि जो पालतू पशु है उसके मालिक का कहना है कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। घायलों का इलाज फिलहाल जारी है। दिल्ली पुलिस का यह भी कहना है कि कुत्ते के मालिक रक्षित के बयान पर पश्चिम विहार ईस्ट पुलिस थाने में आईपीसी की विभिन्न धाराओं और पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत ये मामला दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। और दिल्ली विधानसभा के 2 दिन का जो मानसून सत्र है उसका आगाज आज से हो चुका है। सबसे पहले दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से चुने गए आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने शपथ ली। सत्र के 2 दिनों में कई विषयों पर चर्चा की जाएगी, कई विधेयक लाए जाएंगे और कई बड़े फैसले भी लिए जा सकेंगे। इस सत्र पर दिल्ली वासियों की निगाहें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि सदन में नियम 280 पर चर्चा हुई और इसमें पक्ष और प्रतिपक्ष ने नेताओं ने हिस्सा लिया। चर्चा में शामिल होते हुए नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर स्कूलों को बंद करने का भी आरोप लगाया है। इसके उत्तर में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष झूठ बोल रहे हैं। वो 2 शिफ्ट के स्कूल को 1 शिफ्ट में बदलने के लिए और स्कूल को स्पोर्ट्स स्कूल में तब्दील करने के लिए स्कूल बंदी बता रहे हैं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे जौनपुर की तरफ, जहां पर असले का प्रदर्शन करते हुए एक युवक का फोटो वायरल हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि असले के साथ ये फोटो वायरल हुआ है और ये फोटो खुद इसी शख्स ने फेसबुक पर और अपने स्टेटस पर लगाया था। बताया जा रहा है कि ये खुद को दबंग साबित करना चाहता था। शख्स का नाम अजय पटेल बताया जा रहा है, जिसने खुद को दबंग दिखाने के लिए अपना ये जो फोटो है वो पोस्ट किया सोशल नेटवर्किंग साइट पर। और अब ये शख्स विवादों में घिर गया है और इस पर जो है कानून का शिकंजा कस रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले अपना दल यस पार्टी से निष्कासित इसको किया गया था और रामपुर थाना क्षेत्र के जमालापुर का रहने वाला ये युवक है।
और इस बीच रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए। रायबरेली से एक खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दें। बरेली से ये खबर सामने आई है जो आपको बताते चलें कि इस वक्त की अहम खबर। बरेली में कार की टक्कर से बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जानकारी के 1 घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची और इसी वजह से घायलों को काफी समस्याओं का सामना उठाना पड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की बरेली से आपको बता रहे हैं। बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की, जहां पर एक दुर्घटना घटी है, 4 लोग घायल हैं, लेकिन सूचना के 1 घंटा बीत जाने के बावजूद एम्बुलेंस नहीं आ पाई। और आपको बता दें कि इस दौरान बरेली में ये मामला देखने को मिला है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना के 1 घंटे बावजूद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। बता दें कि कार की टक्कर से बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के 1 घंटे बाद भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में भी काफी आक्रोश और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बड़ी पोल यहां पर खुलती देखी गई। आंवला पुलिस ने मौके पर दरियादिली दिखाई है और पुलिस ने ही सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बता दें आपको कि 112 की गाड़ी से घायलों को अस्पताल ले जाया गया है और पुलिस ने यहां पर मानवता दिखाते हुए सभी घायलों को समय रहते अस्पताल में भर्ती कराया। और इस बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही एम्बुलेंस सेवा 102 और 108 के सामने फर्जीवाड़े के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। इसमें कागजों में फर्जी मरीजों के नाम और मोबाइल नंबर समेत आधार नंबर दर्ज है। उन्हें घर से अस्पताल और अस्पताल से घर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल पहुंचाने के नाम पर यह बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। इसमें सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया। साथ ही साथ इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद से प्रदेश के कई जिलों में इसकी जांच शुरू हो चुकी है। बता दें आपको कि महाराजगंज जनपद भी सरकार की एम्बुलेंस सेवा जांच के घेरे में आ गया है। जिला प्रशासन ने इसकी जांच शुरू की और सूत्रों के मुताबिक प्रशासन की जांच में स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारियों समेत कर्मचारियों की पोल खुल सकती है। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने जानकारी दी कि एम्बुलेंस सेवा के संबंध में एक जांच कमेटी गठित की गई है। जांच के बाद जो भी तथ्य होंगे वो सामने आएंगे और उसी के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अलीगढ़ के गृह कर को लेकर अब नगर निगम दो फाड़ में होता दिखाई दे रहा है। नगर के मेयर के द्वारा नगर निगम के अधिकारियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी गई। साथ ही साथ उन्हें साफ तौर पर कहा गया है कि अलीगढ़ नगर निगम क्षेत्र की जनता का अहित नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार आपत्तियों के बावजूद भी नगर निगम के द्वारा गृह कर बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर पार्षदों का दल नगर निगम के साथ दिखाई दे रहा है, तो वहीं नगर निगम विपक्षी पाले में जाता दिख रहा है। अगर नगर निगम गृह कर बढ़ाया जाता है तो जनता को इसका दंश झेलना पड़ेगा। दरअसल ये पूरा मामला मनमाने ढंग से गृह कर बढ़ाए जाने को लेकर शुरू हुआ। इस पर महापौर मोहम्मद फुरकान द्वारा कड़ी आपत्ति जताई गई। साथ ही महापौर फुरकान द्वारा यह भी कहा गया कि जो व्यक्ति समय से अपना पूरा गृह कर जमा कर चुका है उसको गृह कर 2017 से कई गुना में ब्याज के साथ क्यों बढ़ाया जा रहा है। नगर निगम अधिनियम की धारा 213 के अंतर्गत प्रावधान ये है कि जब तक सुनवाई ना हो तब तक निगम गृह कर लेने का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि साल 2017 से टैक्स लगाया गया है और 2022 में सुनवाई हो रही है। देखिए, जैसा कि हाउस टैक्स नगर निगम ने बढ़ाया है वो हठधर्मी है नगर निगम अधिकारियों की और जो सर्वेयर हैं उनकी। जनता पे इतनी मार पड़ी हुई है, कोरोना की मारी हुई जनता है, रोजगार की मारी हुई जनता है, महंगाई की मारी हुई जनता है। और नगर निगम ने गृह कर का इतना लंबा टैक्स लगा दिया है कि एक व्यक्ति हैं जावेद साहब जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार से अभी सेवानिवृत्त हुए हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से। उनके मकान 300 वर्ग गज में बना हुआ है, उनका 18 लाख 18.5 लाख रुपए का वार्षिक कर लगा दिया है। क्या वो बेच के अदा करेंगे अपना गृह कर? क्या करेंगे? तो ये हमें ये आपत्तियां हैं और यही मेयर साहब की हैं और हमारी जो साथी पार्षदगण बैठे हुए हैं जो माननीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनकी भी ये आपत्ति है कि जो धारा 213 है जो नगर निगम की एक्ट है उसके अंदर ये विदित है कि जो भी जब से अगर आप 2017 से लगा रहे हैं और सुनवाई कर रहे हैं आप 2022 में, तो पहले आप सुनवाई कर लीजिए, सुनवाई के बाद टैक्स लगाइए। जो अप्रैल 2023 से लीजिए आप, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमारी जनता को कोई आपत्ति नहीं है, मेयर साहब को कोई आपत्ति नहीं है, हमारे माननीय पार्षदगणों को। जो हाउस टैक्स है वो जो लगा के भेज रहे हैं और जिस तरह से भेज रहे हैं उससे आपत्ति पूरे शहर को है। जब मेरे पास लोगों के आना जाना शुरू हुआ, बहुत परेशान, बहुत से रोते हुए आते हैं
जिन पे 6,000 आता था उन पे 46,000, जिन पे 46,000 आता था उन पे 4.5 लाख के, किसी पे 300 गज का मकान है 18 लाख आ रहा है। तो इसके लिए हमने आज प्रेस बुलाई थी और ये बात मैं उसको भी बता दिया, हमने नगर निगम को भी बता दिया, और यही बात जो आपको हमने लिख के दिया है ये हम शासन को भी भेज रहे हैं, कमिश्नर को भी भेज रहे हैं, डीएम को, नगर आयुक्त को भी भेज रहे हैं। इसमें पब्लिक को रिलीफ मिलनी चाहिए, हम पब्लिक के साथ हैं, नगर निगम के साथ हैं, नगर निगम की इनकम बढ़नी चाहिए, लेकिन देने वाले को ये तो पता लगे हम कैसे दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, उसे यही नहीं मालूम कि इतना क्यों लग के आ रहा है। जो कानपुर में अब बीए सेकेंड ईयर के एक छात्र किसको अधिकारी के बेटे की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई। छात्र दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर अपने घर से निकला था। देर रात तक उसका फोन स्विच ऑफ हुआ और सुबह छात्र का शव रनिया इलाके में हाईवे के किनारे मिला है। बदमाश उसकी कार और चेन और नकदी जो लूट कर फरार हो गए हैं। लेकिन पूरे मामले में कानपुर कमिश्नरेट पुलिस का रवैया लापरवाही भरा रहा। सामने आ रही है घटना जहां आपको बता दें, कानपुर में एक किसको अधिकारी के बेटे के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। किसी को बर्थडे पार्टी में जाने को कहकर ये लड़का अपने घर से निकला था और घर से अपनी कार से ये शख्स निकला। हालांकि हैरानी वाली बात यह है कि शुक्रवार की रात को उसका एटीएम उन्नाव में पैसे निकालने के लिए देखा गया, जबकि दूसरे ही दिन उसकी हत्या करके बाड़ी दिल्ली कानपुर हाईवे किनारे कानपुर देहात के अकबरपुर के पास फेंक दिया गया। बरामद की गई जो शव है उसके बाद परिजनों का यह आरोप सामने आया है कि उसके लाखों के जेवर, आईफोन और कार सब कुछ गायब है, जबकि 2 दिन बाद भी पुलिस केवल जांच ही कर रही है और तलाशने में जुटी है। इसी बीच जब परिजन बेटे को फोन मिलाते रहे, लेकिन जब फोन नहीं लगा तो सुबह उसके एटीएम से उन्नाव में ट्रांजैक्शन का मैसेज मिला, जिसके बाद नवाबगंज पुलिस को मामले की सूचना दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो निकला है बर्थडे के लिए, 6 बजे उसका फ़ोन ऑफ हो गया था। जब मैसेज व्हाट्सएप पे किया, नेट बंद था, तब इनकी चिंता हुई, तब उन्होंने कॉल की। 10:30 तक फ़ोन बंद रहा, हम लोग ढूंढते रहे। 10:30 पे फ़ोन ऑन हुआ, स्पीकर पर था, तो उन्होंने बोला कि आधे घंटे में आते हैं। फिर एकदम से फ़ोन किसी ने काट दिया। 10-15 कॉल हमने और की, नहीं उठाया गया। फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर उसने कहा आधे घंटे मारा, तो हम लोग 12 बजे तक वेट किया। 12 बजे 15 मिनट पर जब ट्रांजेक्शन हुआ एटीएम से पापा के अकाउंट से, वो तो सुबह पता चला। तो जब तक हम वहाँ गए कंप्लेन लिखाई। ये प्रकरण थाना नवाबगंज से संबंधित है। ये दिनांक 1 जुलाई की ये बात है। तकरीबन 4 साढ़े 4 के आसपास जो है गोविंद वर्मा नाम का एक लड़के, उम्र तकरीबन 25-26 वर्ष है। ये घर से बाहर निकले हुए थे और उसके बाद ये वापस नहीं आए। तो इसी संदर्भ में घर वालों ने फिर गुमशुदगी दर्ज कराई हुई थी और उसके बाद जो है जब प्रकरण संज्ञान में आने के बाद फिर मुकदमा इस पर दर्ज किया गया है। और उसी मुकदमे में जब जांच की जा रही थी तो उसी दौरान जो है ये सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी जो है कानपुर देहात में प्राप्त हुई है। तो परिजनों के द्वारा पहचान कराया गया, तो ये डेड बॉडी जो इसी मुकदमे से संबंधित थी। इसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जांच चल रही है, जांच और जो भी विधिक कार्रवाई सारी। कानपुर से एक खबर सामने आई है जहां कानपुर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक हटाने को लेकर एक अभियान शुरू किया गया। अब प्लास्टिक पॉलिथीन मुक्त शहर बनाने को लेकर एक स्लोगन के साथ और नारेबाजी करते हुए ये पूरी टोली आगे बढ़ी है। बताया जा रहा है कि ये कहा गया कि पॉलिथीन मुक्त शहर बनाना है, स्वस्थ कानपुर बनाना है, पॉलिथीन का उपयोग बंद करो और बच्चों को स्वस्थ करो, अपने शहर और स्वस्थ सुविधाओं का लाभ उठाया जाए। और इसी के तहत बैनर तले ये जागरूकता रैली निकाली गई, जो आपको बता दें कि गोविंद नगर में ये विशाल रैली निकाली गई है। साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया गया। सफाई कर्मचारी, गोविंद नगर के सम्मानित नागरिक और भाजपा के पदाधिकारी सभी लोग एक स्वर में पॉलिथीन हटाओ के नारे लगाते हुए श्रीमुनि स्कूल से चावला मार्केट तक पहुंचे। उसके बाद 3 गलियों के अंदर जाकर नालियों से पॉलिथीन भी बटोरी गई। कहा गया कि सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन पहले अधिकारियों को चाहिए कि वो जहां से पॉलिथीन बन रही है वहां भी पॉलिथीन नष्ट करें, ये कार्य करें और इसके बाद ये वीडियो बनाकर कानपुर वासियों को जन जागरण करें।
और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।